जीपीसीआर जो रिसेप्टर्स हैं वो 7 हेलिकल स्ट्रक्चर से, अमीनो एसिड के 7 हेलिकल स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है। अब ये रहा आपका जीपीसीआर रिसेप्टर, कॉमन जीपीसीआर रिसेप्टर। मतलब जीपीसीआर का जो 7 हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे मस्केनिक रिसेप्टर्स में सिमिलर होते हैं, बट उससे अटैच जो जी प्रोटीन है उसी का डिफरेंस होता है। और जो जी प्रोटीन है वो आपको पता है कई प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीएस, जीआई, जी0, जीक्यू, ये जो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है। और ये जो प्रोटीन है इनका जो मैकेनिज्म है, काम करने का जो मैकेनिज्म है वो अलग अलग है। अब देखते हैं हम मस्केनिक रिसेप्टर्स में जो मेजर रिसेप्टर्स है यानी M1, M2 और M3 रिसेप्टर। इन रिसेप्टर्स का हम कंपेरेटिव स्टडी करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये रिसेप्टर्स कहां पाए जाते हैं और काम कैसे करते हैं। पहले देखते हैं नेचर। जो मस्केनिक रिसेप्टर है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है, तो वो उससे जो जुड़ा जी प्रोटीन है वो किस प्रकार का है। जिस प्रकार का जी प्रोटीन होगा उसी प्रकार की ये आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होगा, यानी उसी प्रकार का मस्केनिक रिसेप्टर्स होगा। तो मस्केनिक रिसेप्टर फर्स्ट में देखा गया कि उसमें GQ नाम का प्रोटीन जो है, कपल प्रोटीन जो है पाया गया। उसी के नाम पर इसका जो नेचर बना वो बन गया GQ प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। अब M2 में देखा गया तो M2 के अंदर जो जी प्रोटीन पाया गया वो 2 प्रकार के जी प्रोटीन पाया गया। एक GI वाला पाया गया और दूसरा G0 वाला। यानी ये ऐसा मस्केनिक रिसेप्टर्स है, M2 रिसेप्टर ऐसा मस्केनिक रिसेप्टर है जिसमें जी प्रोटीन जो है I वाला पाया गया या G0 वाला पाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया GI और G0 प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। वहीं अगर थर्ड की बात करें, थर्ड मस्केनिक रिसेप्टर्स की, जो थर्ड मस्केनिक रिसेप्टर्स है उसमें जो जी प्रोटीन पाया गया वो GQ टाइप का पाया गया। मतलब यहां भी GQ पाया गया है और यहां भी GQ पाया गया है। ये दोनों के दोनों का जो नेचर है वो सेम है, इसीलिए इनका जो काम करने का तरीका है वो क्या होगा, सेम ही होगा। अब आते हैं इसके ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म यानी काम करने का तरीका। ये जी प्रोटीन मस्केनिक रिसेप्टर टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड का जो काम करने का जो तरीका है उसको देखते हैं। अगर उसकी बात करें तो जो मस्केनिक रिसेप्टर टाइप 1 है यानी M1 रिसेप्टर्स है वो GQ का जो एक्टिवेशन करने का तरीका है वो ये है कि GQ प्रोटीन्स फास्फोलाइपेज C मेम्ब्रेन के ऊपर, ये लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है, ये जो है लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये इन्हीं मॉलिक्यूल से जी प्रोटीन इन्हीं मॉलिक्यूल से एक्टिवेट होने के बाद से बाइंड करेगी और बाइंड करके इनको एक्टिवेट करती है। इसी में से हमने एक प्रोसेस बताया था जब रिसेप्टर हमने पढ़ा था और उसके बाद ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म पढ़ा था, तो उसमें हमने एक ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म पढ़ा था IP3 टैग। तो जो GQ प्रोटीन है वो IP3 डैग को फॉलो करता है, यानी वो फास्फोलाइपेज C नाम के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करता है। और ये जब एक्टिवेट होता है तो मेम्ब्रेन पर एक्टिवेट होता है तो ये 2 भागों में टूट जाता है, IP3 और डैग, और इसके थ्रू वो एक लंबा प्रोसेस करता है। उस प्रोसेस को ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म में आप देख लीजिएगा,
बट ये जान जाइए कि जो GQ है वो IP3 डायट को फॉलो करता है। वो ये होता है कि वो साइटोसोल्स, जिस भी सेल में ये प्रोसेस हो रही है उस सेल्स के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट जो कैल्शियम आयन के चैनल है उसको ओपन कर दिया जाएगा। साथ में ही उस सेल्स के भीतर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट कैल्शियम चैनल को ओपन कर दिया जाएगा, जिससे कैल्शियम साइटोप्लाज्म के भीतर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण डीपोलराइजेशन यानी कॉन्स्ट्रक्शन की प्रोसेस फैसिलिटेट होती है। अब जो GQ प्रोटीन है वो सेल्स के भीतर जो प्रोस्टाग्लैंडिन है की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है, और ये किसके थ्रू इंक्रीज करता है, वो फास्फोलाइपेज A2 को एक्टिवेट करने के बाद ये फास्फोलाइपेज A2 को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण प्रोस्टाग्लैंडिन की जो सिंथेसिस है वो बढ़ जाती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन एक प्रकार का लोकल हार्मोन्स की तरह होता है, जिसको ऑटोक्वाइट्स भी कहते हैं की कैटेगरी में आता है, और ये ऑटोक्वाइट्स उसी एक लोकल एरिया के ऊपर बनते हैं और वहीं पर उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है और वहीं पर वो लोकली जो है काम करते हैं। अब आते हैं हम M2 रिसेप्टर्स। M2 रिसेप्टर्स के भीतर जो QI है यानी G प्रोटीन इनहिबिटरी टाइप का जो G प्रोटीन है वो सेल्स, जिस भी ऑर्गन्स के सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है उस सेल्स के जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पर जो पोटेशियम चैनल है उसको ओपन कर देगा। जब उसको ओपन कर देगा तो पोटेशियम की मूवमेंट जो है बढ़ जाएगी। और ये आपको पता ही है कि नॉर्मल कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में सेल्स के भीतर जो पोटेशियम आयंस है उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और जब चैनल ओपन होगा तो ज्यादा कंसंट्रेशन से बाहर की तरफ मूव यानी कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव होगा, जिसकी वजह से रिजल्ट आपको पता ही है क्या होता है, दैट इज पोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन। साथ में ये जो है एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है, दैट इज द साइक्लिक AMP। उस सेकेंडरी मैसेंजर की जो सिंथेसिस है या सेकेंडरी मैसेंजर का जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन को ये कम कर देता है, यानी साइक्लिक AMP की सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देता है, कम कर देता है, जिससे जो सेकेंडरी मैसेज है वो सेल्स को नहीं मिल पाता है। अब तीसरे वाले पे पहुंचते हैं। तीसरे पे आपको पता ही चल गया क्या, इसमें भी GQ प्रोटीन पाया जाता है, और GQ जो प्रोटीन है वो काम क्या करता है, आपको पहले में ही हमने बताया था क्या, GQ में काम ये क्या करता है, क्या कर रहा है, IP3 पाथवे को फॉलो कर रहा है। दूसरा काम क्या कर रहा है, साइटोसोलिक कैल्शियम आयन को बढ़ा दे रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इंक्रीज कर दे रहा है। और कैसे इंक्रीज करता है, बाय द इंक्रीजिंग द फास्फोलाइपेज A2 सिंथेसिस। तो ये रहा आपका मस्कैनिक रिसेप्टर पर प्रेजेंट जो G प्रोटीन का डिफरेंस है, और वो जो G प्रोटीन्स है उनके अलग अलग काम। अब ये इनके अलग अलग जो काम है वही इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी वही बेसिस बनाए वही बेसिस बनाए इनके क्लासिफिकेशन का, और दूसरा जो बेसिस बना इनके लोकेशन का। ये और ये तो सिमिलर हो गए, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या आया, लोकेशन की बात आई। अब एक एक करके हम लोकेशन देखेंगे, और साथ में ही लोकेशन के साथ में उसका जो इफेक्ट है, यानी जो ट्रांसड्यूसर आपके मैकेनिज्म है, जिस रास्ते को आप फॉलो कर रहे थे, उस रास्ते को फॉलो करने के बाद से उसका जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट की हम स्टडी करेंगे, यानी लोकेशन प्लस फंक्शन।
अब लोकेशन ऑफ फंक्शन की बात करें तो जो M1 रिसेप्टर्स है वो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के ऊपर प्रेजेंट होता है। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया की अगर बात करें तो ऑटोनॉमिक का जो साइनेप्स हमने देखा था, ऑटोनॉमिक सिस्टम का जो हमने साइनेप्स देखा था, वो दो टाइप के आपको साइनेप्स मिले थे। एक मिला था न्यूरॉन टू न्यूरॉन कम्युनिकेशन वाला और दूसरा मिला था न्यूरॉन टू इफेक्टर सेल कम्युनिकेशन का। तो हम दूसरे वाले की बात करेंगे, कौन सा? न्यूरॉन टू इफेक्टर सेल कम्युनिकेशन। तो न्यूरॉन टू इफेक्टर सेल कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो यहां से निकलेगा आपका एसिटाइल कोलिन और वो एसिटाइल कोलिन इफेक्टर सेल्स के ऊपर वर्क करेगा और वर्क कैसा करेगा? इंक्रीज द कैल्शियम। और आपको पता है जब कैल्शियम इंक्रीज होता है तो डीपोलराइजेशन यानी मेम्ब्रेन के ऊपर अगर सेल्स के भीतर कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो जो रेस्टिंग पोटेंशियल है आपकी -70 वो बढ़ने लगती है और बढ़ के +30 की तरफ, यानी इसका एक्टिवेशन हो जाता है, मूव करने लगता है, 30 की तरफ मूव करने लगता है। दैट इज द एक्टिवेशन यानी डीपोलराइजेशन। और चूंकि ये सोडियम की जगह कैल्शियम आयन है और इसकी पोटेंसी कम होती है तो ये जो डीपोलराइजेशन का काम कर रहा है उसका जो रेट है वो कैसा होगा? स्लो। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा स्लो डीपोलराइजेशन करता है। यानी कैल्शियम का अगर कंसंट्रेशन साइटोसेल्स के भीतर बढ़ रहा है, कैल्शियम का कंसंट्रेशन अगर सेल्स के भीतर बढ़ रहा है तो जो डीपोलराइजेशन की प्रोसेस हो रही है वो कैसा होगा? स्लो होगा। अब मस्कैनिक रिसेप्टर नंबर फर्स्ट का अगर दूसरी पोजीशन देखा जाए तो वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। यानी मस्कैनिक रिसेप्टर नंबर 1 जो है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होती है और साथ में कहां प्रेजेंट होती है? इंटेरिक नर्व्स। और इंटेरिक नर्व का सबसे बढ़िया अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो आपको मिलता है वेगस नर्व। यानी वेगस नर्व्स के ऊपर ये प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होगी और इंटेरिक नर्व्स के ऊपर प्रेजेंट होगी। साथ में प्रेजेंट होती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहां पर प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स रीजन में, हिप्पोकैम्पस रीजन में, कार्पस स्ट्रेटम रीजन में प्रेजेंट होता है। अब जहां जहां ये प्रेजेंट होगा उसका काम कैसा होगा? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स वाला होगा। और ये काम कैसे कर रहा है? ये IP3 डाइट को फॉलो कर रहा है और IP3 डाइट को फॉलो कर रहा है यानी कैल्शियम की कंसंट्रेशन को सेल्स के भीतर इंक्रीज कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा और एक्टिवेट करेगा फास्फोलाइपेज A2 को। तो इसका जो रिजल्ट है वो पार्टिकुलर सेल्स के ऊपर नजर आएगा। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर देखा जाए तो गैस्ट्रिक सेल में जब कैल्शियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा यानी डीपोलराइजेशन हो रहा है ग्लैंड के अंदर, ग्लैंड की सेल के अंदर जब डीपोलराइजेशन हो रहा है तो डीपोलराइजेशन का जो रिजल्ट आता है वो ग्लैंड का कॉन्स्ट्रिक्शन। और जब ग्लैंड कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो उसके भीतर का जो मटेरियल होगा, जो जूस होगा, वो बाहर की तरफ रिलीज होगा। तो यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी स्टमच रीजन की, स्टमच में जो आपका गैस्ट्रिक जूस है, स्टमच में जो प्रेजेंट आपकी ग्लैंड्स है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और जूस क्या हो गया? बाहर निकला। यानी अल्टीमेटली बोल सकते हैं गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को मस्कैनिक रिसेप्टर्स नंबर 1 क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। यानी जब भी मस्कैनिक रिसेप्टर नंबर 1 एक्टिवेट होगा तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन आपके स्टमच में बढ़ जाएगा। साथ में क्या बढ़ेगा? इंटेस्टाइन का सिक्रीशन भी बढ़ जाएगा। वो कौन रेगुलेट करता है? इंटेरिक नर्व्स रेगुलेट करती है। और साथ में हिस्टामिन के रिलीज को भी क्या कर देता है? ये इंक्रीज कर दिया जाता है। अनदर पॉइंट की अगर बात करें तो जो मस्कैनिक रिसेप्टर नंबर 1 है वो आपके इंटेस्टाइन के सिक्रीशन को, स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशन को, लार्ज इंटेस्टाइन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर दिया जाएगा। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है क्या? लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर दिया जाता है। यहां पर अभी आप देख रहे हैं क्या चीज?
सब के सब कॉन्स्ट्रक्शन वाली चीजें दिखाई दे रही, बट यहीं पर आपको मिल गया क्या चीज, एक रिलैक्सेशन वाली पॉइंट मिल गया। यहीं पर आपको एक रिलैक्सेशन वाला पॉइंट मिल गया। अब ये जो रिलैक्सेशन है, ये रिलैक्सेशन जो है वो करता कौन है, वेगस नर्व्स। वेगस नर्व्स लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देता है, लेकिन वेगस नर्व को एक्टिवेट कौन करता है, वेगस नर्व को एक्टिवेट M2 रिसेप्टर करता है। रिसेप्टर का काम है वेगस नर्व को एक्टिवेट करना, और वेगस नर्व जब एक्टिवेट होगी तो वो आपके इसोफेगस के जो लोअर, इसोफेगस का जो लोअर पोर्शन है, ये इसोफेगस है, इसका लोअर पोर्शन ये हुआ, तो लोअर पोर्शन पर जो इंस्पेक्टर लगा होता है, ये इंस्पेक्टर जो कि गवर्न करता है आपकी स्टमच के जो मटेरियल है वो ऊपर न जाए, उसको ये क्या कर देता है, रिलैक्स कर दिया। जब इसको रिलैक्स कर देगा तो यहां से मटेरियल क्या हो सकता है, बाहर जा सकता है। तो जो वेगस नर्व है इस लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करने का काम करते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो आपने अभी देख लिया कि पाया कहां जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कार्टेक्स रीजन पाया जाएगा, हिप्पोकैम्पस रीजन में पाया जाएगा, कार्पस स्ट्रेटियम रीजन में पाया जाएगा। ये जो रीजन है वो मेनली लर्निंग, मेमोरी और मोटर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट जो एमोन रिसेप्टर्स है, जब वो एक्टिवेट होगा तो वो आपकी लर्निंग की पावर को इंक्रीज करेगा, मेमोरी को इनहांस करेगा, और मोटर एक्टिविटी यानी आपकी जो अलर्टनेस है, काम का जवाब देने का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग जो है कम हो जाएगी, लेकिन अलर्टनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये रहा आपके एमओ रिसेप्टर्स के लोकेशन और फंक्शन। अब हम देखेंगे M2 रिसेप्टर का लोकेशन और उसका फंक्शन। M2 रिसेप्टर्स सबसे ज्यादा ये पाया जाता है हार्ट के ऊपर, फिर पाया जाता है विसरल स्मूथ मसल्स के ऊपर पाया जाता है, और जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये प्री सिनेप्टिक नर्व्स के ऊपर पाया जाता है। प्री सिनेप्टिक नर्व्स जब हमने बताया था वहीं पर क्लियर हुआ था कि ये अगर प्री सिनेप्टिक नर्व्स है, ये प्री सिनेप्टिक है, और ये अगर पोस्ट है, प्री सिनेप्टिक नर्व से एसिटाइल कोलिन का मॉलिक्यूल्स बायोसिंथेसिस हुआ, बायोसिंथेसिस होने के बाद से वेसाइकल्स में आया, यहां पर फिर से वो रिलीज किया गया, रिलीज करके सिनेप्स के भीतर इसको रिलीज कर दिया गया, इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इसको निगेटिव फीडबैक देने की जरूरत पड़ती है। और निगेटिव फीडबैक के समय ही हमने बताया था प्री सिनेप्टिक नर्व्स के ऊपर एक रिसेप्टर्स पाया जाता है जो कि मस्केनिक रिसेप्टर होता है, और मस्केनिक रिसेप्टर का जो टाइप होता है वो टाइप है आपका M2, यानी प्री सिनेप्टिक नर्व्स के ऊपर M2 टाइप का मस्केनिक रिसेप्टर पाया जाता है, जो कि सिनेप्स के भीतर अगर एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, या मैसेज ये देना है कि एसिटाइल कोलिन के वेसाइकल्स जो है उनको रिलीज करना बंद करना है, तो ये काम जो है M2 रिसेप्टर करता है। M2 रिसेप्टर वेसाइकल्स को ये संदेश देगा कि आप मूवमेंट बंद करो, क्योंकि सिनेप्स के भीतर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है, या सिनेप्स के भीतर एसिटाइल कोलिन की जरूरत नहीं है। तो इस काम को M2 रिसेप्टर करता है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं मेन पोर्शन पे, जो सबसे ज्यादा फोकस में रहता है वो है हार्ट। अगर हम हार्ट की बात करें तो ये रहा आपका हार्ट, और हार्ट का जब कंडक्शन की बात करते हैं तो सबसे ऊपर एट्रियम रीजन पे जो सेप्टम होते हैं, सेप्टम के पास ही पाए जाते हैं दो आपके नोट, एक पाया जाता है ऐसे नोट, दूसरा पाया जाता है एवी नोट। और अब
ऐसे नोड आपको पता है ये जो है इंपल्स जनरेशन का काम करते हैं। इंपल्स जनरेशन यानी इसी से इंपल्स जनरेट होता है और पूरे में मूव करता है। मूव करने के लिए पहले यहां जनरेट हुआ, फिर जाता है एवी नोड के पास। एवी नोड उसको थोड़ी देर के लिए अपने पास रखता है और इसके बाद से वो वेंट्रिकल्स में भेज देता है। और भेजने का जो माध्यम होता है बंडल ऑफ फेस, इसके बाद से आगे चलकर पुरकेंजे फाइबर्स से होते हुए पूरा वेंट्रिकल्स में मूव हो जाता है। यानी ये जो इंपल्स होता है पहले एट्रियम का कंस्ट्रक्शन हुआ, फिर वो मूव करके वेंट्रिकल के पास जाता है। यानी जो सिस्टोल और डायस्टोल का प्रोसेस है वो उसकी जो स्टार्टिंग है वो ऐसे नोड से होती है, इसीलिए इसको दूसरा नाम भी जानते हैं पेस मेकर। पेस मेकर के नाम से भी इसको जानते हैं। अब आते हैं यहां पर हार्ट के ऊपर। ऐसे नोड, इसका जो हार्ट जो मस्केलिक रिसेप्टर नंबर 2 है वो आपके हार्ट के ऐसे नोड के ऊपर प्रेजेंट होती है। ऐसे नोड के ऊपर प्रेजेंट है, फिर कहां प्रेजेंट है? एवी नोड के ऊपर प्रेजेंट है। यहां पे एवी नोड है, एवी नोड के ऊपर प्रेजेंट है। इसके बाद एट्रियम रीजन में, एट्रियम क्या है? ये पूरा रीजन क्या होता है? एट्रियम होता है। दोनों को मिला के एट्रियम बोल देते हैं। अब इन दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं? वेंट्रिकल। ये पार्ट भी हो गए, आपको पता चल गया। अब इन्हीं पार्ट के ऊपर मस्केलिक रिसेप्टर नंबर 2 पाया जाता है। और आपको ये भी पता है इसके भीतर जो प्रोटीन है वो इनहिबिटरी टाइप का है और जी नॉट टाइप का है। इनहिबिटरी टाइप का जो जी प्रोटीन होता है वो साइक्लिक एएमपी को डिक्रीज करने का काम करता है या मेम्ब्रेन के पोटेशियम चैनल को ओपन कर देता है, जिससे हाइपरपोलराइजेशन क्रिएट होता है। अब ये आपको बखूबी पता है, नहीं पता है तो आप हमारी पिछली वीडियो में देख लें। जो जी नॉट है वो जो है सेल्स के भीतर जो कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन को कम करने का काम करता है। अगर साइटोप्लाज्म के अंदर है तो साइटोप्लाज्म से निकाल के उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर शिफ्ट करने का काम करता है। यानी सेल्स के भीतर कैल्शियम का कंसंट्रेशन क्या कर देता है? वो कम कर देता है। तो ये चीज आपको दोनों चीजें ये सीधे सीधे इंडिकेट कर रही हैं। पॉजिटिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है सेल्स के भीतर से, और निगेटिविटी वो जो कैल्शियम जो पोटेशियम चैनल है, पोटेशियम चैनल ओपन हो गया तो पोटेशियम बाहर जा रही है, यानी पॉजिटिविटी अल्टीमेटली कम हो रही है। और जब भी पॉजिटिविटी मेम्ब्रेन के भीतर, जब भी पॉजिटिविटी जो है नीचे वाले की कम होती है तो फिर क्या हो जाता है? और भी ज्यादा ये निगेटिविटी में चला जाता है। जब मेम्ब्रेन और भी निगेटिविटी में जाता है तो उस प्रोसेस को आपको पता है क्या बोलते हैं? हाइपर पोलराइजेशन। यानी इन सारी चीजों के ऊपर हाइपोपोलराइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये इसी चीज को आगे लिखा गया है। हाइपोपोलराइजेशन क्रिएट होता है ऐसे नोड में। अगर ऐसे नोड जो कि इंपल्स जनरेट कर रही थी उसके अंदर हाइपोपोलराइजेशन यानी हाइपोपोलराइजेशन अगर हो गया तो इंपल्स जनरेट करेगी नहीं, यानी आपका हार्ट का कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली देखा जाए तो ये ब्रेडिकार्डिया की तरफ क्या कर रहा है? आपको मूव कर रहा है। कंस्ट्रक्शन कम हो गया, ब्लड का आउटफ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर आते हैं एवी नोड। एवी नोड जो कि काम कर रहा था यहां से जब मूवमेंट यहां आ गई इंपल्स का और वो आगे भेज जाता है, ये प्रोसेस को उसने क्या कर, ये प्रोसेस एवी नोड का था और इस प्रोसेस को भी आपने क्या कर दिया? डिले कर दिया। यानी जो वेलोसिटी थी, यानी यहां से यहां मूव करने की जो पूरा वेंट्रिकल रीजन में मूव करने की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी चीज को डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ इंपल्स कंडक्शन। और ये कंडक्शन कहां पर होगा? पूरे के पूरे वेंट्रिकल रीजन में। नेक्स्ट एट्रियम। एट्रियम के ऊपर क्या होगा?
एट्रियम रीजन में M2 रिसेप्टर जो है एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है, उस एक्शन पोटेंशियल की रफ्तार को क्या कर देता है, धीमी कर देता है, यानी छोटा कर देता है, यानी शार्पनिंग ऑफ एक्शन डीपोलराइजेशन। एक्शन डीपोलराइजेशन को क्या कर रहा है, छोटा कर दे रहा है। उसी तरह वेंट्रिकल्स के भीतर क्या करेगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी वेंट्रिकल्स के भीतर कॉन्स्ट्रक्शन की प्रोसेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। वही ये तो हम बता चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी पे होता है, और ये आपको रिमेंबर करने वाली बात है। हर जगह आपने देखा क्या चीज, कॉन्स्ट्रक्शन को क्या किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है, बट विसरल ऑर्गन्स के अंदर जस्ट इसके अपोजिट काम होता है, कॉन्स्ट्रक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो रहा M2 रिसेप्टर और M2 रिसेप्टर का काम। अब हम देखेंगे M3 रिसेप्टर और M3 रिसेप्टर का काम। M3 रिसेप्टर की अगर पोजीशन की बात करें तो M3 रिसेप्टर्स आपके आई के भीतर पाया जाता है, और आई के भीतर कहां पे पाया जाता है, आई के सिलेरी मसल्स के ऊपर पाया जाता है, और सिलेरी मसल्स के ऊपर पाया जाता है, और इसके ऊपर काम क्या करता है, ये कॉन्स्ट्रक्शन का काम करता है। अब कॉन्स्ट्रक्शन का जो काम कर रहा है, हमने पहले भी बताया था, जो भी इसका काम कर रहा है, जो भी रिसेप्टर ये काम कर रहा है, इसके अंदर प्रेजेंट जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है, उसी के थ्रू ये काम करता है। और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स कौन सा पाया गया यहाँ पे, GQ पाया गया। अब GQ का काम क्या होता है, GQ काम करता है IP3 टैग पाथवे के थ्रू साइटोसोल्स के भीतर, यानी सेल्स के भीतर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और कैल्शियम आयन बढ़ा यानी एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, आपका जनरेट हो गया। साथ में क्या करता है, फास्फोलाइपेज A2 को इंक्रीज करता है। अल्टीमेटली इसके इंक्रीज करने से प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि ऑटोकॉइड्स है, लोकल हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, उनकी सिंथेसिस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और लोकली यानी जहां पर ये रिसेप्टर पाया गया है उसी एरिया पे ये रिलीज होते हैं, बनते हैं और रिलीज होते हैं, वहीं पे काम करते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये काम क्यू का है, और क्यू कहां पाया गया, M3 के अंदर पाया गया। M3 कहां पाया गया, आई के अंदर पाया गया। आई के कहां पे पाया गया, सिलेरी मसल्स के ऊपर पाया गया, और काम क्या कर देगा, इसी के थ्रू ये काम कर देता है कॉन्ट्रैक्शन का। सिलेरी मसल्स है, अगर इसकी स्ट्रक्चर, आई का अगर आप स्ट्रक्चर देखा जाए, ये अगर आपकी आई है तो आई के अंदर सिलेरी मसल्स की एक ऐसी लाइनिंग होती है, और ये जो लाइनिंग है, ये मसल्स जो है आइरिस का एक पाई जाती है। आइरिस के भीतर जो है अगर देखा जाए तो ये जो लेंस है, लेंस जो है आइरिस से कवर्ड होता है, ये है आपकी आइरिस, ये है आइरिस। अब ये आइरिस काम क्या करता है, इसके भीतर जो आपकी लाइट जा रही है, आई के भीतर जो लाइट जा रही है, और लाइट जाने का जो गैप दिख रहा है, इसको बोलते हैं, ये जो गैप दिख रहा है इसको बोलते हैं प्यूपिल। और ये प्यूपिल की जो साइज है, जो आपकी प्यूपिल जो दिखाई देती है यहाँ पे व्हाइट के बाद से जो ब्लैक कलर आपका दिखाई देता है, वो है आपका प्यूपिल। वो है जो दोनों के बीच का जो स्थान है, वो क्या है, जो गैप है, दोनों के बीच का जो गैप है वो है प्यूपिल। और प्यूपिल यानी इसकी साइज को कम या ज्यादा किया जाता है, किसके थ्रू, आइरिस के थ्रू। और आइरिस को गवर्न कौन करता है, सिलेरी मसल्स, यानी सिलेरी मसल्स में जो कॉन्स्ट्रक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, उसके थ्रू आइरिस जो है प्यूपिल की साइज को कम और ज्यादा करती है। चूंकि यहां पर कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, यानी प्यूपिल की साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी
जो आपकी आई है, आई के भीतर जो आपका एरिया ब्लैक वाला एरिया है वो क्या होगा, छोटा सा दिखाई देगा, जबकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये एरिया क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। यानी जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ वो काम किसका हुआ, M3 रिसेप्टर के थ्रू। आपके आंख के अंदर जो प्यूपिल की साइज छोटी हो रही है वो काम M3 रिसेप्टर का है। इसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पे। M3 रिसेप्टर जो है पाया जाता है ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है, ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम के ऊपर पाया जाता है। और पाया जाने के बाद से काम क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ M2 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होगा, जब स्टिमुलेट होता है, तो ये एक दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर को स्टिमुलेट करता है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा, नाइट्रिक ऑक्साइड नाम के न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर देता है, वो एक्टिवेट कर देता है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, नाइट्रिक ऑक्साइड वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो एंडोथेलियम में ही पाया जाता है, ब्लड के एंडोथेलियम मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ब्लड वेसल से इसमें ब्लड मूव कर रहा है। ये जो लेयर है, इस लेयर की जो सबसे भीतर से अगर देखा जाए तो सबसे भीतर वाली जो लेयर है दैट इज द एंडोथेलियम लेयर। और एंडोथेलियम क्या होती है, इपिथेलियम होती है। एंडोथेलियम जो होती है वो ब्लड वेसल्स के सबसे इनर की एंडोथेलियम लेयर है। और उसी के अंदर पाया जाता है क्या चीज, नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड जब रिलीज होता है तो वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। ब्लड वेसल्स को क्या कर रहा है, डायलेट कर रहा है। यानी अगर यहाँ डायमीटर इसका इतना है तो अगर यहां पर स्टिमुलेट हो गई M3 रिसेप्टर तो ये आगे वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, ये डायलेट हो जाएगा, यानी आगे मूव कर रहा है वो ब्लड, वो उसको ज्यादा एरिया मिल जाता है। तो इसका काम क्या होता है, M3 रिसेप्टर्स का काम होता है सिर्फ इतना कि ये स्टिमुलेट कर देता है रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अल्टीमेटली जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो गया तो होता क्या है, वेसोडाइलेशन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको मिलता है कहां पर, जब पेनिस की ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो पेनिस की जो ब्लड वेसल्स होती है, पेनिस के अंदर कैवर्नोसल वेसल्स पाया जाता है। और जब इस वेसल्स का डायलेशन हो जाता है तो इस डायलेशन के वजह से इसमें ब्लड का स्टोरेज होता है, जिसकी वजह से पेनिस क्या होता है, इरेक्ट होता है। वहीं अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका M3 रिसेप्टर पाया जाता है विसरल और ब्रैंकियल स्मूथ मसल्स के भीतर। अब ये जो विसरल स्मूथ मसल्स है, अभी आपने जस्ट M2 में भी पढ़ा क्या चीज, ये पाया जाता है विसरल स्मूथ मसल्स में, नो डाउट। ये इसीलिए दोनों पॉइंट लिखे गए हैं दोनों में, क्योंकि जो विसरल स्मूथ मसल्स हैं उनके ऊपर M2 रिसेप्टर और M3 रिसेप्टर दोनों जो है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। बट अगर काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो डोमिनेट करता है, डोमिनेट करने वाला जो रिसेप्टर है वो है M3 रिसेप्टर। बट अगर काम देखा जाए तो वहां भी हमने आपको यही बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि वो स्मूथ मसल्स को कॉन्स्ट्रक्ट करने का काम कर रहा है। और यहां भी ये काम क्या करता है, कॉन्स्ट्रक्ट। ये तो आपको सीधे सीधे पता चल गया क्या चीज, कैल्शियम यहां पर इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर कॉन्स्ट्रक्शन होगा ही होगा। तीनों के M1 के M2 के M3 के जो सेलेक्टिव एगोनिस्ट है वो तीनों के क्या होंगे, अलग अलग होंगे। बट इन सबका जो अगर एगोनिस्ट की बात करें जो सबके ऊपर बाइंड हो जाए वो एगोनिस्ट क्या है, मस्कैरिन। डिफरेंशिएशन के अगले पॉइंट पर चले, वो मिलता है रिलेटिवली सेलेक्टिव एगोनिस्ट। जो
M1 रिसेप्टर्स है, M1 रिसेप्टर्स का जो सेलेक्टिव एगोनिस्ट है वो दो मिले। फर्स्ट आपका मिला ऑक्सोट्रिमोरीन और जो दूसरा मिला वो है MCN343A। MCN343A is more active than ऑक्सोट्रिमोरीन। यानी ये जो है MCN343A ये अच्छी तरह से काम करता है एज कंपेयर टू ऑक्सोट्रिमोरीन के। इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया रिलेटिवली सेलेक्टिव एगोनिस्ट। अगले में अगर बात करें M2 रिसेप्टर की सेलेक्टिव एगोनिस्ट की तो उसका नाम है मीथाकोलिन। मीथाकोलिन इज सेलेक्टिव एगोनिस्ट ऑफ M2 रिसेप्टर। थर्ड की बात करें बेथानिकोल। बेथानिकोल इज M3 रिसेप्टर्स एगोनिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है उसी तरह रिलेटिवली सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट की अगर बात करें, रिलेटिवली सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट की अगर बात करें उसमें तो M1 रिसेप्टर के लिए वो है पेरिंजापिन और दूसरा है टेलिंजिपिन। ये दोनों के दोनों एंटागोनिस्ट हैं M1 रिसेप्टर के। अगर रिलेटिवली सेलेक्टिव की बात करें तो पेरिंजिपिन इज मोर एक्टिव देन द टेलिंजिपिन। वही अगर M2 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट की बात करें तो उसमें मिलता है आपको मेथोट्रामीन और दूसरा जो एग्जांपल मिलता है वो ट्राइपीट्रामीन। ये M3 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट की बात करें तो पहला एग्जांपल आपको मिलता है सोलाइफनासिन और दूसरा एग्जांपल मिलता है डेरिफिनासिन। सोलाइफनासिन और डेरिफिनासिन ये दो एग्जांपल मिलते हैं आपको M2 रिसेप्टर्स के। तो ये रहा आपका मस्केनिक रिसेप्टर्स और उसके फंक्शन, उसके एगोनिस्ट, उसके एंटागोनिस्ट। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स का जो पोर्शन है वो फिनिश हुआ और ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एसिटाइल कोलिन है या एसिटाइल कोलिन की तरह काम करने वाली जो ड्रग्स हैं वो इन्हीं में से किसी न किसी एक रिसेप्टर्स को पकड़ेंगी, यानी उनको ही एक्टिवेट करेंगी और वो रिसेप्टर जो काम को करता है उसी काम को वो अंजाम देगा। वहीं अगर दूसरी बात करें अपोजिट की ऐसी ड्रग जो एसिटाइल कोलिन के एक्टिविटी को रोकने वाली ड्रग है तो वो क्या करेंगी, पार्टिकुलर रिसेप्टर्स के पास जाएंगी और उनको क्या कर देंगी, वहीं पे ब्लॉक कर देंगी और उस रिसेप्टर के ब्लॉक होने से जो आगे की प्रक्रिया है जो कि वो रिसेप्टर काम कर रहा था उस काम को क्या कर दिया जाएगा, बंद हो जाएगा। वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगले चीज को जानने से पहले इस चीज को आपको क्लियर कट जानना बहुत ही जरूरी है।